अब जैसे कल बांग्लादेश के इलेक्शंस का रिजल्ट आया और आप देखोगे दैट यहां से कवरेज स्टार्ट होती है, दिस दिस दिस, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज विद पॉइंट्स जो अंडरलाइन करते हैं चैलेंजेस फॉर इंडिया। इस समय जिसने न्यूज़पेपर रीड कर लिया वो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो आंसर राइटिंग के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछा जा सकता है ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेगा। और ये जो समझ आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हुए एब्जॉर्ब कर पाओगे मंथली करंट अफेयर्स, इसका 10% भी नहीं करेगा। सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना इज क्राइसिस मैनेजमेंट। somebody who has done crisis management versus somebody जिसने बहुत ही कंक्रीट फाउंडेशन बिल्डिंग की है, जिसमें आप अपनी बैचेस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस लगाते हो, बेसिक्स समझते हो, बैकग्राउंड समझते हो, न्यूज़पेपर रीड करते हो, तो कंटेम्परेरी आज क्या चल रहा है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में, इंडिया चाइना रिलेशंस में, इंडिया मालदीव्स रिलेशंस में, वो आप समझते हो। एंड मंथली करंट अफेयर्स अगर आप कवर करते हो तो जस्ट फॉर रिवीजन करते हो, सप्लीमेंट चीज है वो, राइट? आप खाने के साथ जब सप्लीमेंट्स खाते हो, विटामिन खाते हो, खाना नहीं छोड़ देते हो, न्यूज़पेपर खाना है। स्टैंडर्ड बुक्स क्लासेस बेसिक प्रिपरेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आज की ये जो कवरेज है ये आपके लिए एग्जांपल है कि कभी भी कोई भी कह दे कि भाई न्यूज़पेपर डेली क्यों रीड करना, और आपने अगर न्यूज़पेपर रीड करना छोड़ दिया तो आप समझ जाओ कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही सबस्टैंडर्ड हो गई, ये मान लो फिर। तो क्योंकि वो फोकस होता है ना, प्रीलिम्स क्लियर करना है, प्रीलिम्स क्लियर करना है, प्रीलिम्स क्लियर करके प्रधानमंत्री आपको बुला के मेडल नहीं देंगे। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना कुछ भी क्लियर करना नहीं है। मेंस जो आपकी रैंक डिसाइड करता है, सबसे ज्यादा हैवी वेटेज वाली चीज है, वो आंसर राइटिंग का पेपर है। आंसर राइटिंग के लिए आपको 7 से 9 मिनट के अंदर बेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं, अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन करवाएगा? न्यूज़पेपर रीडिंग करवाएगी। सेल्फ रीडिंग जब आप करोगे, सुनोगे नहीं, सेल्फ रीडिंग इज व्हाट इज नीडेड। इज दैट क्लियर जी? चलो, that is very good, right? So Simran is saying I used to watch your daily newspaper class first, but now I read newspaper first, but within just 40 minutes. Exactly, that is the purpose of, कि अगर आप बिगिनर हो, आपको सब कुछ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप न्यूज़पेपर क्लासेस लगाओ ताकि आपको बैकग्राउंडर समझ में आए। धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर बहुत ही कम समय में पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, बिकॉज पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसी इश्यू में अगर आप देखोगे, क्या ये रीड करेंगे? जी हाँ करेंगे, यस यस यस, 100%। सारा कुछ एक ही इश्यू है। अब क्या ये रीड करेंगे? फैमिली मैन, प्रोडिगल सन, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अब उसकी पर्सनल लाइफ की सारी हिस्ट्री यहां पे लिख दी है। हमें इससे क्या लेना? ये कौन पूछ रहा है? ये कोई भी नहीं पूछ रहा। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसको आप नहीं रीड करोगे। ये सिलेक्टिव रीडिंग किसी भी नए स्टूडेंट को कैसे पता चलेगी अगर उसके पास ये क्लासेस नहीं होंगी, राइट जी? चलिए, सो इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब तारिक रहमान बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो चीफ हैं वो इलेक्शंस जीत गए हैं, फुल मेजॉरिटी आई है। थैंक गॉड, इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अगर फुल मेजॉरिटी ना थी तो अवामी लीग के साथ तो सरकार नहीं बनती, बिकॉज अवामी लीग तो बैन कर दी गई है। तो किसके साथ सरकार बनानी पड़ती? जमाते इस्लामी। तो ये सब कुछ क्या बोल दिया, ये समझते हैं। अब ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीएनपी, आई एम सेइंग, इसको फुल मेजॉरिटी बन गई है और तारिक रहमान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं बांग्लादेश के। इनकी माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम था खालिदा जिया। उनके हस्बैंड का नाम क्या था? जिया उर रहमान, राइट? तो ये तो हो गई फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बांग्लादेश के अंदर थी, दैट वाज अवामी लीग।
और इनकी जो लीडर हैं, जो इंडिया में अभी बैठी हुई हैं शरण लेके, वो हैं शेख हसीना। इनके पिताजी कौन थे? शेख मुजिबुर रहमान। शेख मुजिबुर रहमान जब लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान के, उनकी लीडरशिप में जब इलेक्शन जीते गए और वेस्ट पाकिस्तान ने उनको उठा के जेल में डाल दिया और बंगाली मुस्लिम्स को मारना स्टार्ट कर दिया, रेप करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे बांग्लादेश, जो प्रेजेंट बांग्लादेश है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, वहां के लोग उठकर इंडिया में आगे रिफ्यूजी बनके यहां पर कैंप्स में रहने लगे। इंडियन आर्मी ने उनको ट्रेन भी किया, मुक्ति बाहिनी बनाई और उनके साथ फिर बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय था, उसको आजादी दिलवाई। शेख मुजिबुर रहमान, उनकी जो सारी फैमिली थी, और उनको खुद को असैसिनेट कर दिया गया, तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री ने कर दिया वहां की, बिकॉज उस समय की जो बांग्लादेश आर्मी बनी थी आजादी के बाद, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो प्रो पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, राइट। और वहां से निकल के आते हैं लीडर जिया उर रहमान, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। उनकी बीवी खालिदा जिया, दिसंबर 2025 में इनकी डेथ हो गई। 17 साल से देश छोड़कर रह रहे थे तारिक रहमान देश से बाहर, वो वापस आते हैं एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। इज दिस स्टोरी क्लियर जी? मुझे पहले बताओगे आप कि इतनी कहानी क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो दोबारा रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो दो पार्टीज हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है? अवामी लीग। ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तीसरी पे आते हैं, अभी तीसरी पे आएंगे, लेकिन पहले ये खानदान समझ लो, राइट। साउथ एशिया में हुआ क्या, आप ये फिनोमेना भी देखो, नोटिस करो। साउथ एशिया में प्रॉब्लम क्या है? जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज गुलामी से आजाद हुई, वहां पर कुछ फैमिलीज का कब्जा क्यों हो गया पॉलिटिक्स के ऊपर? बांग्लादेश में दो फैमिलीज, खालिदा जिया की फैमिली, शेख हसीना की फैमिली। खालिदा जिया की डेथ होगी तो बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। श्रीलंका के अंदर भी ऐसे ही है, महिंदा राजपक्सा की फैमिली इज द डोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली। इंडिया के अंदर भी कौन सी फैमिली है? गांधी फैमिली। और आप देखते हो ये शायद गुलाम मानसिकता का नतीजा है कि इंडियंस एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज के सबसे काबिल जो लीडर्स हैं, वो जो फैमिली है उसके बियॉन्ड देख नहीं पाते। चाहे वो फैमिली के जो लोग हैं कितने ही नाकाबिल हों, डिक्टेटोरियल हो जाएं, डजंट मैटर, राइट। तो ये फिनोमेना आपको साउथ एशिया में देखने को मिलता है। बाकी कंट्रीज में, वेस्टर्न जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, वहां पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर काबिलियत की ज्यादा प्रायोरिटी है, मेरिट होनी चाहिए। आप किसके बेटे हैं, बेटी हैं, अगर आप काबिल नहीं हैं तो यू विल बी आउट। कौन बाहर करेगा? लोग बाहर करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग काबिल लोगों के हाथ में देश देना चाहते हैं। हेरिडिटरी कि पिताजी कौन थे, उनका बच्चा क्यों काबिल है, राइट? शायद ना हो। तो ये आपको साउथ एशिया में नोटिस करने को मिलता है। होपफुली इंडियन डेमोक्रेसी विल गेट मैच्योर। फॉर एग्जांपल, कांग्रेस में कहते हैं कि शशि थरूर क्यों नहीं है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? ही इज वेरी क्लियरली वेरी केपेबल एज कंपेयर टू राहुल गांधी। इस बात पे तो अब डिबेट नहीं रह गई है कोई। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं विद इन द कांग्रेस पार्टी, बट नॉट पॉसिबल, राइट जी। तो यहां पर भी ऐसे ही एक चल रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी होगी, अवामी लीग होगी शेख हसीना की, एंड अब यहां पे कौन लीडर हो गए हैं? तारिक रहमान। ये बन जाएंगे अब प्रधानमंत्री। अब ये पार्टी को कितनी सीट्स आई इस इलेक्शन में? अवामी लीग, वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो गए। शेख हसीना की सरकार थी, तो क्या शेख हसीना बहुत अच्छी सरकार चला रही थी? नहीं। शेख हसीना ने, जो इंडिया में रह रही हैं और इंडिया में ही पढ़ाई हुई थी शेख हसीना की, शेख हसीना ने जब सरकार चलाई, इंडिया के लिए तो बड़ी अच्छी सरकार थी, लेकिन अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र की बात करें तो उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार नहीं चलाई। उन्होंने अपने क्रिटिक्स को, ऑपोजिशन को दबाया, जेल किया। इसलिए तारिक रहमान 17 साल बाहर थे। लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आतंकवादी
संगठन थे, इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हमले वगैरह करके बांग्लादेश भाग जाया करते थे। और जब तारिक रहमान की माताजी की सरकार थी, खालिदा जिया की, उस समय उनको बहुत सेफ एनवायरनमेंट वहां पे प्रोवाइड किया गया था। इसलिए इंडिया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रिश्ते थोड़े से खराब हो गए और ये माना जाने लगा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तान समर्थित है या फिर पाकिस्तान के करीब है, प्रो पाकिस्तान है। इंडिया की तो सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट हो गया। फिर हमारा चिकन्स नेक कॉरिडोर भी है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और इंडिया का मेनलैंड बहुत ही एक संकरे से रास्ते से जुड़ा हुआ है और बांग्लादेश जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। वहां पर एंटी इंडिया सरकार आ जाना, प्रो पाकिस्तान सरकार आ जाना वाज अ वेरी बिग थ्रेट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी, राइट। और उसके बाद जब इनकी माताजी की सरकार, खालिदा जिया की सरकार चली गई और आ गई शेख हसीना, उन्होंने सारे उठाकर इंसर्जेंट्स, टेररिस्ट पकड़ के इंडिया को दे दिए या मार दिए। वहां से इंडिया की सिक्योरिटी जो है वो बहुत बेटर हो गई। इसलिए अवामी लीग जो शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके साथ इंडिया के अच्छे रिश्ते हो गए। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हमने कि क्यों सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही, बहुत वो जो संकरा रास्ता है नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से जोड़ता है, वहीं से क्यों ट्रेन गुजरेगी, रोड गुजरेगी, बांग्लादेश से भी गुजर सकती है। तो अच्छे रिश्ते हुए तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाने स्टार्ट कर दिए। यहां तक सब कुछ क्लियर है, आई होप, राइट। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इज व्हाट आई एम सेइंग, फुल फॉर्म, ठीक बात है जी। ऑलराइट, सो अब अवामी लीग की कितनी सीट आई, मैंने आपसे पूछा, ये बैन है। अब देखो प्रोटेस्ट हुए वहां पर, बच्चों के, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि उसमें जो रैडिकल फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक एलिमेंट्स थे उन्होंने वायलेंस फैलानी स्टार्ट कर दी। अब वो जो स्टूडेंट्स की पार्टी थी उसकी भी 6 सीट आई है सिर्फ, वो भी कुछ ज्यादा डेंट नहीं क्रिएट कर पाई। अवामी लीग को बैन कर दिया, तो क्या ये इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर माना जा सकता है? आप इलेक्शन तो लड़ने दो, नहीं तो वही सब चल रहा है जो शेख हसीना ने किया, अब वो बीएनपी कर रही है। और इसके चलते बिकॉज जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उसको बैन ही कर दिया गया, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को फुल मेजॉरिटी आ गई। और दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी है? वो बहुत खतरनाक पार्टी है, दैट इज जमाते इस्लामी, राइट। क्यों खतरनाक है? बिकॉज ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की डीप स्टेट, यानी वहां के इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह, आईएसआई, ऑल दीस थिंग्स, उनकी वजह से, उनके कहने पर 1971 के अंदर बंगाली मुस्लिम्स को मारना, रेप करना स्टार्ट किया था, राइट। सो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, दे वांट टू क्रिएट अ प्योर इस्लामिक स्टेट कि सब महिलाएं जो हैं वो बुर्के में रहेंगी, वो दिखनी नहीं चाहिए, इस तरीके की विचारधारा उनकी है, राइट। आज के समाज के अंदर ये थोड़ा कर पाना पॉसिबल नहीं है, एंड यू टेक द सोसाइटी बैकवर्ड्स। जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान के अंदर हुआ, इकोनॉमिक नंबर्स बोलते हैं, आज लोगों के पास खाना नहीं है, दवाइयां नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर बनी हुई स्टेट, यू सी द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट दे आर फेसिंग। जहां पर इस्लाम के आधार पर स्टेट बनी, लेकिन फिर उन्होंने रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए कि बदलते हुए जमाने के साथ कुछ बदला जाना भी जरूरी है, तो वो यूएई बन गया, राइट। सो व्हेन यू टेक द सोसाइटी बैकवर्ड्स, तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ या लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये उम्मीद नहीं कर सकते, राइट। अब अगर बीएनपी को जमाते इस्लामी के साथ सरकार बनानी पड़ती, जमात जिसको बोलते हैं, तो फिर तो गए थे, अब वो ऑपोजिशन में बैठेंगे, राइट। ये भी कर सकते थे कि हमारी फुल मेजॉरिटी आई है लेकिन आपका समर्थन हम फिर भी लेना चाहेंगे, राइट, बिकॉज हमें आपकी विचारधारा अच्छी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट अब इन्होंने बयानबाजी ऐसी दी है, पॉजिटिव की है कि ऑल द सेक्शंस इन बांग्लादेशी सोसाइटी, बी इट बुद्धिस्ट, हिंदूज, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए, आपने देखा, बिकॉज वो जमात के भी बहुत सारे एक्टिविस्ट थे जो हिंदुओं को पकड़ के पीट पीट के मारते हैं, जलाते हैं, ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर लॉट ऑफ रेप्स हैपेंड इन द लास्ट 7-8 months,
राइट। सो वो जारी रहेगा। अगर जमात की सरकार आ जाती या उनको ज्यादा सीट्स आ जाती, तो आपको दिखता है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है ना हमेशा हर सोसाइटी की, जो शोर नहीं मचाती, तो इसलिए आपको शोर मचता हुआ कुछ और दिखता है सोशल मीडिया पे। ऐसा लगता है कि यार ये तो सारा देश ही पागल है। साइलेंट मेजॉरिटी उठती है और वोट में बता देती है कि नहीं, पागल नहीं है हम। तो जमात को भी वोट डाल सकते थे वो। और तारिक रहमान ने इलेक्शन से पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी। स्टिल द पीपल ऑफ बांग्लादेश, द लार्जर मेजॉरिटी, उन्होंने उन्हीं को चुना। अभी अच्छा काम नहीं करेंगे तो होपलेसनेस के चलते चाहे जमात की सरकार कल को आ जाए, लेकिन आज तो बीएनपी की सरकार आ गई। इतनी बात क्लियर है जी।